अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर 24 और इसमें हम लास्ट टाइम एक चैप्टर जो स्टार्ट किया था स्ट्रिंग और उसके कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो थे हमने देखे थे कि कौन कौन से फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, प्री डिफाइंड है, जिसे हम यूज़ कर रहे थे। तो आज का टॉपिक क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग दोज स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो उसमें से कुछ फंक्शन जो हैं हम आज खुद से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि अगर एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या डिटेल्स क्या हैं कि ये फंक्शन आखिर इम्प्लीमेंट कैसे हुए हैं। तो कुछ फंक्शंस को हम देखेंगे जो मोस्ट कॉमन है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। तो इससे थोड़ी आपके जहन में लॉजिक बिल्डिंग के जो नोट्स हैं वो अनटाई होंगी और आप लोगों को आइडिया होगा कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। और सबसे पहले जो है हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया था strlen और उससे मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती थी। तो उस फंक्शन का अगर आपको याद हो, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। str लेंथ फंक्शन जो था उसमें ये होता था कि मैं पास करता था अपने स्ट्रिंग को एज आर्गुमेंट। ठीक है, यानी इनपुट ऑफ फंक्शन मेरा स्ट्रिंग होता था और रिटर्न में मुझे लेंथ मिलती थी और लेंथ चूंकि डेटा टाइप होती थी इंटीजर, तो ये होता था इंटीजर। तो अब मुझे करना क्या है कि एक अपना फंक्शन बनाना है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम एज हो str लेंथ से। यानी इसको मैं अपने फंक्शन में इस तरीके से यूज़ करूं जैसे कि मैं यूज़ करता हूं str len को। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर इस फंक्शन का होना चाहिए जैसे कि होता है str len फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने एक अपना फंक्शन बनाना है और मिमिक करनी है उसकी फंक्शनैलिटी कि अगर मेरे पास से स्ट्रिंग लाइब्रेरी ना होती तो मैं इस फंक्शन से लेंथ फाइंड आउट कर सकता था। तो बिफोर गोइंग इनटू द कोड, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर से आपको कहा जाए किसी स्ट्रिंग की आप लेंथ फाइंड आउट करें तो क्या ऑप्शंस हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ आपको अच्छे से। तो स्ट्रिंग बन जाएगा तो हो सकता है आपको आइडिया हो जाए कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ एक स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, डजेंट मैटर। मैं आपको सामने एक सैम्पल स्ट्रिंग रख रहा हूँ और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट होगी वो उस पर हमें काम करना है। ठीक है, मैंने सिंपली 6 सेल्स का स्ट्रिंग ले लिया, इसमें कुछ भी हो सकता है और कुछ भी में क्या रखें, अब हम कुछ भी में काम करते हैं, हम कोई सा भी स्ट्रिंग रख लेते हैं से। मैंने इसमें एक वर्ड लिख लिया MA HA। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है और जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि स्ट्रिंग में एंड में क्या होता है, जहाँ तक मेरा स्ट्रिंग होता है मुझे ये बताना होता है कि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया तो ये एंड में आ जाता है मेरे पास नल करेक्टर। ठीक है, और चूंकि सब करेक्टर्स हैं तो सबको मुझे लिखना चाहिए सिंगल कोट्स में। तो ये भी सिंगल कोट में आ गया। यानी मैं आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि मेमोरी में मेरे पास एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग आप यही एज्यूम कर सकते हैं एस जो यहाँ पे गिवन है ये है और ये आ गया एस आपका। ठीक है, तो एस के कंटेंट इस वक्त क्या है MAHA और फिर एंड में डिलीमीटर लगा हुआ है आपके पास नल करेक्टर। तो आगे डजेंट मैटर कुछ भी हो, मुझे पता ही नहीं है, ना मुझे पता करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो MAHA है और अपेरेंटली देखने से इसका पता लग रहा है कि इसकी लेंथ क्या है। क्या है इसकी लेंथ इस स्ट्रिंग की, कोई बताएगा मुझे, ये जो हमने सामने सपोज किया है। जी क्लासेस, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ये जो सामने हमारे लिखा है मैंने MAHA नल करेक्टर देन क्वेश्चन मार्क, इसकी लेंथ क्या है।
जी क्लास, मेरे पास एक आंसर आया है 5। क्या ये सही आंसर है या आप लोगों के जहन में कोई और लेंथ है तो आप बताइए। दो आंसर आ चुके हैं 5 के लिए, और बाकी कोई एक और आंसर का वेट कर रहा हूँ। एनीवन एल्स? इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? ये स्ट्रिंग जो कि एस यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है, सपोज कर लेते हैं यूजर ने जो एंटर किया है वो ये एंटर किया है, तो एस के अंदर ये कंटेंट्स हैं। तो तीन जवाब आए मेरे पास, तीनों है 5, और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों जवाब गलत हैं। इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 नहीं है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है 4। ठीक है, पहले तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर लें कि स्ट्रिंग की लेंथ है 4। लास्ट टाइम मैंने बार बार एम्फेसाइज किया था कि स्ट्रिंग की लेंथ में ये नल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इट्स जस्ट एन इंडिकेटर कि इससे पहले पहले तक का जो स्ट्रिंग है वो आपका रियल स्ट्रिंग है, और उस आपने जब भी लेंथ कैलकुलेट करनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले कैरेक्टर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 4, MAHA। ये मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग है। नल कैरेक्टर तो सिर्फ ये बता रहा है इंडिकेशन कि इसके आगे कुछ नहीं है, और इससे पीछे जो है वो सब वैलिड स्ट्रिंग है। आप इस नल कैरेक्टर को स्ट्रिंग की लेंथ में इंक्लूड नहीं करते। इट्स जस्ट अ मार्कर दैट्स सेइंग कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो गया है, तो लेंथ में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? मेरा तो एक्चुअल कंटेंट्स, बात कॉमन सेंस की है ना, कि एक्चुअल कंटेंट्स तो MAH है, नल कैरेक्टर तो मुझे सिंटेक्स की मजबूरी है, तो मैं इसको अपने लेंथ में क्यों शामिल करूँ? मुझे 4 कैरेक्टर का नाम है, तो यूजर को अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, यूजर ने एंटर किया MAHA, मैं उसको कहूँ लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग इज 5। अब बताएं यूजर क्या क्या सोचेगा कि क्या कह रहे हैं, आपका प्रोग्राम गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है? डेफिनेटली यूजर कहेगा ये प्रोग्राम सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि उसने 4 कैरेक्टर एंटर किए और लेंथ आप 5 बता रहे हैं, तो ये कोई सेंस नहीं रखता। तो याद रखिएगा हमेशा, नल कैरेक्टर लेंथ का पार्ट नहीं होता। इसकी लेंथ है 4। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो ये काम कर सके कि इसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करके बता दे। तो मेरे पास एक 4 आंसर आया, लेकिन लेट आया। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ इस पे कि मुझे पता लग जाए इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। अब इस, अगर आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए जहन में कोई बात आ रही हो, कोई मुझे बताना चाहे, तो हैंड रेस करके बता सकता है कि सर इस तरीके से करेंगे तो मैं लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर कोई बताना चाहे तो लिख के बताने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर है इसका थोड़ा सा। तो अगर हैंड रेस करके कोई बताना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नो, कोई नहीं बताना चाहता, चले मैं बता देता हूँ। देखें, जैसे कि अभी मैंने कहा मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि मुझे हमेशा पता होता है कि मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यानी मुझे सबसे पहला वाला एड्रेस तो पता ही पता है। वो कौन सा होता है? S(0), यानी मैं जीरो S(0) कह दूंगा तो ये वाली लोकेशन आ जाएगी, ये 0 है। ठीक है, ये मुझे पता है। और फिर मुझे ये भी पता है कि ये वाली जो है ये 1 कहलाएगी इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स 2 कहलाएगी, ये वाली इंडेक्स 3 कहलाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग इज एन एरे ना। और ये वाली इंडेक्स 4 होगी, और ये वाली इंडेक्स 5 होगी। तो मैक्सिमम तो मैं 5 तक जा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मेरे पास करेक्टर है वो कहाँ तक है, देखने से जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 3 पर। तो इसका बड़ा सिंपल सा काम है कि मुझे पता है कि मेरा स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रहा है, इस जगह, ये खास करेक्टर जो मेरा नल करेक्टर है। तो अगर मैं एक सिंपल सी कंडीशन बना लूँ, इफ, ठीक है, और इफ के अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ चेक कर लूँ कि जो भी स्ट्रिंग का करेक्टर है कि वो इक्वल्स टू, अगर ये है, क्या है, अगर वो इक्वल्स टू नल करेक्टर है, तो दैट मीन्स कि मेरा स्ट्रिंग जो है यहाँ पर एंड हो रहा है। ये बात सही। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी है तो इसका मतलब यह है कि वो वैलिड करेक्टर है, और वैलिड होने का मतलब है कि वो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ का पार्ट है। तो इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि एक इफ की कंडीशन बनाऊंगा, और उस कंडीशन में सिंपली लिखूंगा एस ऑफ, अब मैं S(0) भी लिखना है, S(1) भी लिखना है, S(2) भी लिखना है, 3 भी लिखना है, तो S के वैल्यू चेंज होनी है, तो मैं S के अंदर I डाल देता हूँ।
और आई एक वेरिएबल है जो चेंज होगा, ठीक है। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू नल करेक्टर है, यानी अगर ये नल करेक्टर नहीं है, ठीक है, अगर तो ये नल करेक्टर नहीं है, ठीक है, सिंपल सी कंडीशन हो गई ये। अगर तो ये नल करेक्टर नहीं है तो मेरे पास एक वेरिएबल है सी, जिसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस प्लस, यानी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, सिंपली सी में मैंने काउंटिंग अपनी सेव की हुई है। तो होगा क्या कि जाहिर सी बात है कि ये काम मुझे बार बार करना है, लेंथ निकालनी है, तो मैंने बताया था एरे में तो आपकी लूप्स आ जाएगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। और वो लूप कब तक चलती रहेगी, और वो लूप कब तक चलती रहेगी, जब तक कि मेरे पास ये नल करेक्टर नहीं आ जाता। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, काउंट में प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक दफ़ा तो ये काम नहीं करना, मुझे मल्टीपल टाइम करना है। तो इफ़ के बजाय मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, इधर लूप रिप्लेस कर दूंगा, यानी वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर भी कर सकता हूँ। लेकिन इस सिनेरियो के लिहाज से जो सुटेबल लूप है हमारे पास वो है वाइल लूप, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई काउंटिंग सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली लेंथ तो पता ही नहीं है कि 10 मरतबा चलानी है, 5 दफ़ा चलानी है। ये तो जब मैं लूप चलाऊंगा तब मुझे पता लगेगा कि करेक्ट लेंथ जो भी स्ट्रिंग की है, अगर 4 है तो 4 दफ़ा चल जाएगी, 5 है तो 5 दफ़ा, 50 है तो 50 दफ़ा। तो ये काउंटर कंट्रोल सिनेरियो नहीं है, बल्कि एक इवेंट कंट्रोल सिनेरियो है। तो इसके लिए सुटेबल लूप है मेरे पास वाइल। तो ये काम इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका फंक्शन कैसे है, सिंपल फंक्शन है इसका। अच्छा, मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो इरेज कर देते हैं इसे। सब इरेज नहीं करता मैं, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इरेज कर दूँ, ताकि ये रास्ते में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बाकी उससे पहले तो बस ये इंटीजर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सिंपली फंक्शन के अंदर क्या किया मैंने, फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, या काउंट कह लें, जिसमें काउंट मेंटेन करूंगा, और उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, क्योंकि इनिशियली वो जीरो है। और फिर मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लगाई, और वाइल लूप में क्या कर रहा हूँ, एस ऑफ जीरो, स्ट्रिंग मेरा स्ट्रिंग जीरो का मतलब है मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अगर ये नल करेक्टर नहीं है तो मैं काउंट की वैल्यू कर दूंगा प्लस प्लस। देखिए मैं सिर्फ यही चेक कर रहा हूँ, नल करेक्टर तो नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ूंगा, जाहिर सी बात है सी की वैल्यू वन हो जाएगी। वन होने का मतलब है कि फिर मैं अब ए चेक करूंगा, ए को चेक करूंगा, पता चलेगा वो नल करेक्टर है, नहीं वो नल करेक्टर नहीं है। तो फिर से मैं सी को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो सी की वैल्यू बढ़ के टू हो जाएगी। फिर टू पे जाके जब मैं चेक करूंगा, तो एस ऑफ टू में क्या है मेरे पास, एस ऑफ टू में मुझे पता लगता है कि मेरे पास एच है। एच को चेक करूंगा क्या वो नल करेक्टर है, नहीं है, तो फिर से मैं सी को इंक्रीमेंट कर दूंगा। सी इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा, फिर इस करेक्टर से चेक करूंगा, तो फिर ये थ्री वाले जो है ये ए है, तो इसको चेक करूंगा, पता चलेगा नल करेक्टर नहीं है, तो फिर से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगा, और फिर फाइनली आ जाऊंगा इस जगह पे। और फिर जब जाके मैं एस ऑफ फोर चेक करूंगा, यानी अब इधर क्या आ चुका है, फोर आ चुका है। एस ऑफ फोर चेक करूंगा क्या वो नॉट इक्वल टू नल करेक्टर है, नहीं वो इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब ये वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मैं जंप करके इस स्टेटमेंट पर आ जाऊंगा, और सिंपली इस स्टेटमेंट में क्या रिटर्न करा दूंगा, सी। और देखें सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, सी की वैल्यू क्या हो चुकी है इस वक्त, फोर हो चुकी है, क्योंकि इसने चार करेक्टर को काउंट किया, यानी इसमें 4 मरतबा इंक्रीमेंट हुआ। इनिशियली तो जीरो था, जब पहला करेक्टर मिला तो वन हो गया, दूसरा मिला तो टू हो गया, तीसरा मिला तो थ्री हो गया, चौथा मिला तो फोर हो गया। लेकिन पांचवे पे इसे करेक्टर नहीं मिला, बल्कि नल करेक्टर मिल गया, तो ये इंक्रीमेंट होके फाइव नहीं हुआ, फोर ही रहा है। और मैंने जब रिटर्न किया तो सी को ही रिटर्न करा दिया। तो इससे सिंपली क्या हुआ, मेरे पास क्या आ गया कि सी ही में मेरा रिजल्ट है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्होंने सी में ही इंक्रीमेंट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल यूज़ किए थे। आप चाहें तो ये अलग अलग वेरिएबल में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक ही वेरिएबल में भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे चाहें तो एक आई का वेरिएबल लूप के लिए रख लें और काउंटिंग का वेरिएबल अलग कर लें, या और सिंपल कोड लिखना है तो दोनों काम एक ही वेरिएबल से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों जगह पे सेम वेरिएबल यूज किया हुआ है, जो कि मोर बेटर और सिंपलर कोड है, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ और बात को दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, मैंने सी को जीरो से इनिशियलाइज किया, ठीक है,
और हर मर्तबा मैं क्या करता हूँ, सी वाली इंडेक्स को चेक करता हूँ। अगर वो इंडेक्स सही होती है तो मैं लूप को आगे बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ, और इवेंचुअली जब मेरी लूप ब्रेक होती है तो लूप का जो वेरिएबल था सी, उसी में मेरा लेंथ भी सेव होती है क्योंकि लेंथ भी वही है। तो मैंने सी को ही इस केस में रिटर्न करा दिया। ये बात समझ में आई है सबको? और किस तरीके से लेंथ कैलकुलेट हुई है कि एक एक करके मैं हर करेक्टर को कंपेयर कराता गया नल करेक्टर से। अगर वो नल करेक्टर नहीं है तो मैं सिंपली काउंटिंग में इंक्रीमेंट करता गया तब तक जब तक कि नल करेक्टर ना आ जाए। और नल करेक्टर हमेशा आता है एंड में। तो जैसे ही एंड पे पहुंचा तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और वही जो मेरा इंक्रीमेंट हो रहा था जिसमें काउंटिंग बढ़ रही थी वही वेरिएबल मेरा लेंथ बन गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, से अगर मैं एक सैंपल इसमें इनपुट ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको ये चीज़ सप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ 22 ही आएगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा हूँ, होपफुली इस वीक जो हमारी लैब होगी उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी, और अगर नहीं भी होगी तो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, पूरा कोड यहाँ पे गिवन है, आपने वेरीफाई ज़रूर करना है इसको रन करके कि ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन और लाइब्रेरी में मौजूद स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। ठीक है, अगर सेम काम कर रहे हैं मतलब इनका इंटरफेस सेम है, इनका कहना चाहिए सिंपल वर्ड, हाँ इंटरफेस ही रखें, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इनका जो है इंटरफेस सेम है, यानी इसके इनपुट का टाइप सेम है और रिटर्न टाइप सेम है। तो और ये काम भी बिल्कुल एक जैसा कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट हैं, आप एक फंक्शन को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको ये बात समझ में आई है, क्लियर है या नहीं। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर मुझे दें कि ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि फिर आगे हमें इसको रीयूज़ करना है। राना सर आपको क्लियर है? रमशा आपको क्लियर है? शारिक आपको क्लियर है कि लेंथ 4 है और किस तरीके से 4 है? चलें ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेंथ का फंक्शन सबसे सिंपलेस्ट था तो हमने इसको सबसे पहले कवर कर लिया। जी, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, इस कोर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी कोर्स में प्रैक्टिस रिकमेंड नहीं करता, लेकिन प्रोग्रामिंग एक ऐसा कोर्स है क्योंकि एक स्किल है और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से ही शार्प होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपका कोर्स बेहतर हो जाएगा। तो हम इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा जो है इसका एम्फेसाइज लैब पर है, क्योंकि आप एक्चुअली हैंड्स ऑन जब तक करके नहीं देखेंगे तो आपको ये थ्योरी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल कोर्स। ठीक, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारे पास लेंथ सबसे आसान फंक्शन था, कॉपी स्ट्रिंग। कॉपी का फंक्शन याद है क्या कर रहा था? कॉपी के फंक्शन को हम दो स्ट्रिंग पास करते थे, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, और वो सिंपली क्या करता था, इस वाले स्ट्रिंग के कंटेंट को इस वाले स्ट्रिंग में कॉपी कर देता, यानी सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में कॉपी कर देता। तो रिटर्न टाइप इसकी कुछ भी नहीं होती थी, तो रिटर्न कुछ भी नहीं, यानी strcpy जो हमने फंक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम, strcpy इज सेम एज दिस कॉपी स्ट्रिंग। strcpy स्ट्रिंग लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है, और हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो अपनी बनाया हुआ फंक्शन strcpy यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया, क्यों राइट नहीं हो रहा है यहाँ पे cpy, तो इट इज इक्वलेंट टू strcpy। तो ये फंक्शन मुझे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी और एस ये बता रहे हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन है, तो एस वाले कंटेंट डी में कॉपी हो जाने चाहिए। तो सजेस्ट मी कैसे कर सकता हूँ मैं ये कॉपी? हिंट इसकी पिछली वाली एग्जाम्पल में ही है
कि किस तरीके से मैं एक स्ट्रिंग के कंटेंट दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकता हूँ 1 by 1। जी क्लास, कोई आइडिया देंगे? अच्छा चलें, आप जब तक सोचें मैं इसके लिए थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूँ जिससे बात समझाना आसान रहेगी। ठीक है, ये हो गया, और ये भी मैंने 1000 ही रखा है तो दोनों की लेंथ सेम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर बोर्ड पे हो तो ये बात समझाना आसान हो जाता है, क्योंकि बोर्ड पे मार्कर से ड्रॉ करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना यहाँ पे मुझे इस तरह की चीज़ें ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है। कोशिश करते हैं कि बात समझ में आ जाए। तो इसमें मेरे जो है पेंट स्किल्स जो हैं वो टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के पेंट स्किल्स, कि मुझे यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हमारे पास क्या है कि दो स्ट्रिंग है, एक एस है और एक डी है, तो इसको मैंने एस नाम दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, तो मेरा इवेंचुअल गोल क्या है कि एस के कंटेंट्स को डी में डालना है। अभी बात को सिंपल रखने के लिए मैं जो है इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ, सिंगल कोट्स में नहीं लिख रहा, लेकिन सिंगल कोट में ही होते हैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए। और इसमें मैं कंटेंट डाल देता हूँ से चलें किसी का नाम ही ले लेते हैं, आप में से अजहर का नाम ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें कंटेंट मौजूद हैं अजहर। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर कंटेंट अजहर। ठीक है, अजहर कंटेंट है, और आखिर में क्या होता है मेरे पास नल करेक्टर। सब सिंगल कोट्स में होंगे, कीप इन माइंड। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि मुझे बार बार सिंगल कोट करने पड़ेंगे, टाइम लगा। तो अजहर मौजूद है, से यूज़र ने कहा इनपुट अ स्ट्रिंग गेट्स किया तो उसमें अजहर एंटर किया गया। और आपको पता है जब ये नल करेक्टर आ जाता है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब है कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास डी है, मुझे क्या करना है, कॉपी स्ट्रिंग करना है, सोर्स में जो भी मौजूद है वो डेस्टिनेशन यानी एस के कंटेंट्स डी में पहुंचाने। तो मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ? तो इसकी बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, मुझे स्टार्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट और एक एक करके सारे एलिमेंट यहाँ से यहाँ कॉपी करने। यानी यहाँ से ए पिक किया, यहाँ आ जाए, यहाँ से जेड पिक किया, यहाँ आ जाए। कॉपी का मतलब यही है ना, एक एक करके सारे कॉपी करने। तो एक एक करके कॉपी करने का मतलब वही मुझे लूप लगानी है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, और एक एक करके करेक्टर कॉपी करते जाना है डेस्टिनेशन में। एस से रीड करना है और डी पर राइट करना है, हर करेक्टर फ्रॉम सेम इंडेक्स। ठीक है, यानी 0 इंडेक्स वाला 0 पे, 1 इंडेक्स वाला 1 पे, 2 इंडेक्स वाला 2 पे, 3 वाला 3 पे, एंड सो ऑन। ये मैंने पूरा अजहर कॉपी कर लिया। ठीक है, लेकिन ये कब तक मुझे कॉपी करना है, जब तक कि मेरे पास वही बात नल करेक्टर ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डेटा मेरा यही है, तो मुझे कॉपी हमेशा इससे पहले पहले वाली चीज़ें करनी है, और इसके बाद यहाँ पे क्या प्लेस कर देना है, वही नल करेक्टर। नल करेक्टर इसमें भी आएगा क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग एंड हो गया है, लेकिन एक्चुअल कॉपी जो हुए हैं कंटेंट्स वो ये हुए हैं जो मैंने एरो से बताए। तो कॉपी का फंक्शन सिंपली क्या करेगा, एक लूप लगाएगा, स्टार्ट करेगा फर्स्ट लोकेशन से, एक एक करके एस ऑफ जीरो को डी ऑफ जीरो में, एस ऑफ वन को डी ऑफ वन में, एस ऑफ टू को डी ऑफ टू में, सो ऑन कॉपी करता रहेगा जब तक कि नल करेक्टर ना आ जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है कैसे कॉपी हो रहा है। इस तरीके से एक एक करके मैं कॉपी करूंगा, वैसे ही लूप लगा के। तो अगर इसका मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं, होपफुली नीचे लिखी हो। अच्छा, ठीक है, तो वही काम किया है मैंने। सी नाम का वेरिएबल लिया हुआ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई ना दे रहा हो शायद, लेकिन सी नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, और सी को मैंने इनिशियलाइज 0 से किया हुआ है। लूप भी मैंने बिल्कुल वैसे ही लगाई है, देखो
कंडीशन वही है जो मैंने लेंथ में लगाई थी, लेकिन इसमें अब मैं सिर्फ पहले क्या कर रहा था, सी प्लस प्लस कर रहा था, लेकिन अब लूप के अंदर मैंने एक और स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करा दी, ये वाला, कि सी को इंक्रीमेंट तो ठीक है करना ही है, लेकिन मुझे क्या करना है, हर मर्तबा जो सोर्स के कंटेंट है उसको कॉपी करना है डेस्टिनेशन में। यानी सी की वैल्यू 0 होगी तो सोर्स ऑफ 0 डेस्टिनेशन ऑफ 0 में कॉपी हो जाएगा, देन सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर दोबारा से वही बात है, कंडीशन चेक होगी, अगर नल करेक्टर नहीं है तो फिर वही बात, सी के कंटेंट डी के कंटेंट में कॉपी होते जाएंगे जब तक कि नल करेक्टर ना आ जाए। और जब ये नल करेक्टर ये वाला आ जाएगा तो आपको पता है लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और नल करेक्टर में मैंने ये कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, नल करेक्टर में मैंने ये कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो ये नल करेक्टर यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा, नल करेक्टर यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको मुझे एक्सप्लिसिटली बाद में खुद से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ तो चली गई थी, लेकिन डी में मैंने इस जगह पे प्लेस नहीं किया था। तो इस वजह से ध्यान रखें कि मुझे ये नल करेक्टर बाद में एक्सप्लिसिटली प्लेस करना पड़ेगा। यानी डेस्टिनेशन में मैंने जो कॉपी की है वो आप देख सकते हैं आर तक कॉपी हुआ है, और ये नल करेक्टर ये वाला जो है ये खुद से बाद में मुझे प्लेस करना है। और चूंकि सी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच चुकी थी, तो मुझे सी को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली लिखना है डेस्टिनेशन की सी वाली लोकेशन पे क्या प्लेस कर दिया जाए, नल करेक्टर। क्योंकि अगर मैंने नल करेक्टर नहीं लगाया तो इस स्ट्रिंग का एंड मार्क नहीं हो सकेगा, और एंड नहीं होगा तो अगली मरता अगर इस फंक्शन को मैंने किसी को कॉपी करने को कहा या इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो फिर इसकी लेंथ फाइंड आउट नहीं हो सकेगी, क्योंकि लेंथ का फंक्शन भी नल करेक्टर की बेस पे काम करता है, कॉपी का फंक्शन भी नल करेक्टर की बेस पे ही काम करता है। तो ये फंक्शन भी काफ़ी सिंपल था, बस मुझे क्या करना था वही पिछले वाले प्रोग्राम में एक कॉपी की कमांड लगाने के लिए क्या करना पड़ा, सोर्स के कंटेंट्स को डेस्टिनेशन के कंटेंट में कॉपी कर दिया, और कंडीशन स्टिल देखो सोर्स पे ही लगी हुई है, यानी जो लूप चल रही है वो इस वाले सोर्स वाले एरे पर चल रही है या स्ट्रिंग पर चल रही है, क्योंकि एक्चुअली कॉपी मुझे कौन से कंटेंट करने, सोर्स के करने। तो डजेंट मैटर डेस्टिनेशन में क्या है, गार्बेज है, कुछ भी हो, मुझे सोर्स को चेक करते जाना है, और सोर्स में से जब तक के रीड कर करके कॉपी करते जाना है डेस्टिनेशन में, जब तक के मुझे नल करेक्टर ना मिल जाए। और नल करेक्टर के बाद चूंकि मैंने बताया कि ये वाली चीज़ कॉपी नहीं होगी, ये वाली चीज़, तो ये मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली खुद से इंसर्ट करना पड़ेगा लूप के बाद, क्योंकि अगर ये मैंने इंसर्ट नहीं किया तो ये फिर स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं कहलाएगा, स्ट्रिंग का एंड मार्क नहीं होगा। तो अगर मुझे फर्दर आगे डी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ गई तो मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो फंक्शन भी इसकी बेस पे काम करे। तो ये वाली लाइन बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें, ये लाइन मुझे ज़रूर करनी है लूप के बाद, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन। अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ, इसके अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ सी की वैल्यू, पूरा फंक्शन वही है पिछले वाला, बस सिर्फ एक लाइन, ये दो लाइंस ऐड हुई हैं, एक कॉपी की नॉर्मल लाइन ऐड हुई है, और एक ये हमारे पास बीच एंड में नल करेक्टर, नहीं एक लाइन ये नई ऐड हुई है जो कॉपी कर रही है एक्चुअली, और ये एंड में नल करेक्टर लगाने के लिए ये लाइन ऐड हुई है। तो दोनों अभी जो हमने पिछले लेंथ का फंक्शन देखा और ये फंक्शन सेम ही काम कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल सेम और सेम ही होगा, क्योंकि हमेशा मुझे जब भी लूप लगानी है वो नल करेक्टर तक ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप ये करेक्टर एंटर करेंगे तो सोर्स और डेस्टिनेशन में सेम हो जाएगा, और सेम इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा हुआ है आपको आइडिया है, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, बैकस्लैश डबल कोट्स लिखा हुआ है। जी क्लास, तो फिर से यहाँ पे मुझे आप लोगों का फीडबैक रिक्वायर्ड है, ये बात समझ में आई है कि स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कैसे काम करता है? चलें, गुड, ठीक है। तो सिमिलर ही है, आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल कहना चाहिए बिल्कुल सेम है, कि मुझे हमेशा कंडीशन नल करेक्टर के व्यू पॉइंट से लगानी, और इसलिए अब आप समझ रहे होंगे कि नल करेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि नल करेक्टर पे एम्फेसाइज इसलिए किया गया था कि हर कंडीशन मेरी लूप में या स्ट्रिंग में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो नल करेक्टर की बेस पे होती है। और ध्यान रहे नल करेक्टर हालांकि लिखा तो दो जाते हैं, यानी बैकस्लैश जीरो, लेकिन ये है सिंगल करेक्टर, यानी इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में एक नल करेक्टर है। और बैकस्लैश आपको पता ही है स्पेशल के लिए यूज होता है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ ना कि आपको समझाना चाहूँ, तो बैकस्लैश एन भी जो मैं लिखता हूँ वो भी सिंगल करेक्टर है, ठीक है, उसको भी मैं सिंगल कोट में लिखूंगा,
दो नहीं है, एक ही है। बैक स्लैश तो आपको पता है स्पेशल मीनिंग देने के लिए होता है, और एक्चुअली एन बता रहा होता है कि वो स्पेशल मीनिंग क्या है। यहाँ पे एन बताता है न्यू लाइन है, जीरो लगा दूंगा तो नल करेक्टर है, टी लगा दूंगा तो टैब है, एंड सो ऑन। तो बैक स्लैश स्पेशल ये बताता है कि आगे आने वाली चीज स्पेशल है, और जीरो ये बताता है कि वो स्पेशलिटी क्या है, वो नल करेक्टर है। एन बता देता है कि वो न्यू लाइन है। ठीक है, तो कीप इन माइंड ये सिंगल करेक्टर है। स्पेशल लिखना होता है तो मैं उसके लिए बैक स्लैश का वो यूज करता हूँ। ठीक, अगला देख लेते क्या है। कॉपी के बाद मैंने कंकैटिनेशन देखा था। कंकैटिनेशन क्या होता है? कंकैटिनेशन ये होता है कि मैं यूजर से दो स्ट्रिंग्स लेता हूं, से p एंड q, और कंकैटिनेशन जब मैं ये करता हूं तो q के कंटेंट्स p के आगे अपेंड हो जाते हैं। यानी इसके लिए भी मैं अगर ड्राइंग कर दूं आपके लिए तो आसान हो जाएगा। ड्राइंग में थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ताकि ना बात समझाना आसान रहे। और ये ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कंटेंट्स डाल देता। सही, ये हो गया। और इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट डाल देते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कितनी भी लेंथ हो सकती है, डजेंट मैटर। और कंटेंट इसके ये हैं कि कंटेंट में इसके डाल देता हूँ। इसमें चले लिख लेते हैं हम ए एल आई, ठीक है, और ये आगे इसका नल करेक्टर। फिर वही कह रहा हूँ सिंगल कोट्स होंगे, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा। और इसमें लिख लेते हैं चले आर ए जेड ए, सपोज कर लेते हैं कोई भी नहीं, ठीक है। और इसके एंड में आ गया दोबारा से नल करेक्टर। इसकी पूरी पूरी लेंथ कंज्यूम हो गई, इसमें एक कुछ आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है मेरे पास P, ये है मेरे पास Q। ठीक है, तो जब मैं एक्चुअली कंकैटिनेशन करता हूँ तो होता क्या है कि कंकैटिनेशन में मेरे पास जो भी चीज़ होगी, Q को अगर मैं आगे लगाऊंगा तो आप समझ गए कि वो ऐसे जाके यहाँ पे ऐड होगा। ठीक, तो कंकैटिनेशन कैसे होगी थोड़ा सा देख लेते हैं, कि मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। लेंथ बढ़ जाती है कंकैटिनेशन में, जो मेरा रिजल्ट होता है उसकी, तो इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी। क्या आता है इसमें अभी हमें नहीं पता। ठीक है, जब मैं कंकैटिनेशन का ऑपरेशन करना शुरू करूंगा तो होगा क्या कि चूंकि मैं पी में कंकैटिनेट कर रहा हूँ क्यू, तो ये वाले कंटेंट जो हैं, ठीक है, मूव होके इसके बाद आना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद भी फौरन बाद नल करेक्टर वाली प्लेस से ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा, और फिर ये ए जो है फिर ये अगली लोकेशन पे चला जाएगा, जेड सॉरी इस जगह पे जेड आएगा, और फिर फाइनली लास्ट वाला जो है ए वो इस लोकेशन पर आ जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या प्लेस हो जाएगा, मेरे पास नल करेक्टर। बात समझे, कंकैटिनेशन में ये होगा। तो कंकैटिनेशन में क्या होगा कि यहाँ से नल करेक्टर हट जाएगा, और यहाँ पे ये कंटेंट्स कौन से आ जाएंगे, के यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा जेड, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और फिर उसके बाद वही नल करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कंकैटिनेशन के दूसरा वाला स्ट्रिंग पहले वाले स्ट्रिंग के आगे अपेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज को भूल जाएं, किस चीज को भूल जाएं, आप अगर इस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं, से अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से और इतना हिस्सा दिखाऊं, तो ये ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है, वही ऑपरेशन है जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, यानी कॉपी। अगर देखा जाए तो ये कॉपी हो रहा है ना, पहले आर हुआ, फिर ए हुआ, फिर जेड हुआ, फिर ए हुआ, फिर एंड में जाके मैंने नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया। तो कंकैटिनेशन इज एग्जैक्टली सेम एज कॉपी, बस फर्क ये है कि ये कॉपी में क्या होता है कि दोनों की लोकेशन सेम होती है, यानी जीरो वाला जीरो पे, वन वाला वन पे, टू वाला टू पे, थ्री वाला थ्री पे, एंड सो ऑन।
लेकिन जब मैं कंकैटिनेशन करता हूँ तो मैं जीरो वाले को दूसरे की जीरो पे कॉपी नहीं करता, बल्कि आखिरी करेक्टर के बाद से कॉपी करना शुरू करता हूँ, यानी लेंथ प्लस वन से, यानी लेंथ प्लस वन से। तो जीरो वाला लेंथ प्लस वन पे, वन वाला लेंथ प्लस टू पे, एंड सो ऑन। तो ये मसला मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो मुझे शुरू करना है अपना काम, जो है एक्चुअली शुरू होगा यहाँ से। कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। यहाँ से मैं लूप लगाऊंगा और लूप में पहले पहले करेक्टर पे पहुंचूंगा, फिर दूसरे पे पहुंचूंगा, फिर तीसरे पे पहुंचूंगा, फिर फाइनली जाके मैं इस लोकेशन पे जब पहुंच जाऊंगा तब जाके मैंने कॉपी करना स्टार्ट करना है। यानी इस लोकेशन से कॉपी का ऑपरेशन रिपीट होगा, लेकिन इस लोकेशन पे पहले मुझे पहुंचना है। और इस लोकेशन पे पहुंचना हमें आता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लोकेशन पे पहुंचने का तरीका क्या है कि मैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर लूँ, यानी लेंथ वाली लॉजिक करूंगा तो इस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, और इस लोकेशन पे पहुंचना है तो फिर कॉपी करूँ। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो कंकैटिनेशन का फंक्शन जो है मिल के बना है स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन प्लस स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन। पहले स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद आप कॉपी कर दें, तो क्या हो जाता है? कंकैटिनेशन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कि कॉपी ही है लेकिन लेंथ के बाद कॉपी करना है। इतनी बात समझ रहे हैं? ये जो मैंने पिक्टोरियल वे में समझाया, इस पे कुछ फीडबैक दें ताकि फिर मैं कोड पे चलूँ। तो एक्चुअली कंकैटिनेशन क्या है? पहले लेंथ पे पहुंचे और लेंथ के बाद कॉपी ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ये कंकैटिनेशन हो जाती है। यानी वही ट्रेन के डब्बों वाली जो मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि ट्रेन के डब्बों में पहले 3 डब्बे क्रॉस करने हैं और फिर उसके बाद चौथा पांचवा लगाना शुरू कर देना। जी। तो इससे क्या होगा? कंकैटिनेशन जब कर दूंगा तो अली के आगे रजा आ जाएगा और नीचे वाले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो कोड देख लेते हैं इसका। तो इसके कोड पे अगर इम्फेसाइज करते हैं थोड़ा सा, तो इसका कोड अगर आप देखें तो मैंने इसे स्ट्रिंग पास किए पी एंड क्यू। ठीक है, मैंने वही सी पहले लिखा जैसे हमेशा लिखता हूँ, सी की वैल्यू जीरो, और ये देखें वही वाली लूप। ये हिस्सा अगर आपको अभी पीछे याद हो तो ये मैंने लेंथ के लिए पूरा का पूरा कोड लिखा था। सी प्लस प्लस करता गया तो सी में मेरे पास क्या आ चुकी है? लेंथ आ चुकी है। यानी इस वक्त सी जो है कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? इस जगह पर। ये जो लोकेशन इधर क्या पॉइंट हो रहा है? सी आ चुका है यहाँ पर। तो सी किसे कह रहे हैं? जहाँ पे मैंने आर को प्लेस करना है। और डी की वैल्यू तो मैंने रखी है जीरो। ठीक है, डी की वैल्यू जीरो है, लेकिन सी की वैल्यू इस जगह पर जो है, सी की वैल्यू हो चुकी है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो सी इस एग्जाम्पल के व्यू पॉइंट से 0 1 2 3 हो चुका है। सी की वैल्यू इस केस में 3 हो चुकी है। और इसके बाद अगर आप कोड देखें तो ये वही वाला है। मैंने फिर से अब, लेकिन मैंने कोड देखो किस पे लगाया है? क्यू पर लगाया है, क्योंकि अब कॉपी किस में से हो रही है? क्यू में से कॉपी हो रही है। जिसमें से कॉपी हो रहा होता है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी के लिए। तो इसमें सोर्स क्या है? मेरी कॉपी की क्यू है, और डेस्टिनेशन मेरी क्या है? पी है। तो मैंने लूप सोर्स पे लगाई, और हर मरतबा मैं पी में कॉपी कर रहा हूँ किसको? क्यू को। और सी भी इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, डी भी इंक्रीमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी और डी की वैल्यू अलग अलग है। डी तो यहाँ पर ट्रेस कर रहा है, डी इसके साथ लगा हुआ है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो डी यहाँ से चल रहा है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री सी यहाँ से चल रहा है। इसको पॉइंट कर रहा है सी, सारों को सी पॉइंट आउट करेगा और इन सारों को डी पॉइंट आउट करेगा। तो डी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू थ्री है, तो कह रहे हैं कि पी के अंदर थर्ड लोकेशन पे डी की एलिमेंट जीरो का एलिमेंट प्लेस कर दें। फिर लूप इंक्रीमेंट होगी, सी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, डी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर कहा जाएगा पी की लोकेशन फोर पर डी की लोकेशन जीरो वन वाला एलिमेंट यानी ए प्लेस कर दें, फिर ये चला जाएगा। फिर कहा जाएगा पी की अगली लोकेशन पर डी की अगली लोकेशन, फिर पी की अगली लोकेशन पर क्यू की अगली लोकेशन, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इवेंचुअली एंड में तो आपको पता ही है, नल करेक्टर तो मुझे कॉपी के बाद लगाना होता ही है। तो ये पूरा का पूरा कोड जो है कॉपी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, और ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक वाला लेंथ का, ये लेंथ वाला कोड है। अभी हमने जो प्रीवियस फंक्शन देखा, और ये कॉपी वाला कोड है जो अभी अभी हमने प्रीवियसली फंक्शन में देखा। ठीक है, तो कंकैटिनेशन इज सेम एज लेंथ प्लस कॉपी, यानी कॉपी ही आपने करना है, लेकिन पहले उस लेंथ को क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद एंड में जाके वहां पे कॉपी का ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है बात कुछ समझ में आई हो कुछ ना आई हो, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इस कोड को भी चला के देखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि
कॉपी ही हो रहा है, लेकिन अब लोकेशंस का फर्क है। एग्जैक्ट सेम लोकेशंस पे कॉपी हो रहा होता तो वो तो कॉपी ऑपरेशन था। कंकैटिनेशन में क्या होता है, कॉपी ऑपरेशन आफ्टर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग होता है, यानी अली के बाद मुझे करना था तो मैंने सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि सी की वैल्यू 3 से स्टार्ट किया। और हमेशा ये वैल्यू 3 नहीं होगी, अगर नाम अली के बजाय आतिफ होता तो ये वैल्यू 5 हो जाती। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमेशा चेंज होगी, इसीलिए सी की वैल्यू पहले मुझे फाइंड आउट करनी पड़ती है लेंथ वाले हिस्से से, यानी जो ऊपर लेंथ वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो एक मतलब लूप लग के ये बताती है कि कहाँ किस पॉइंट से आपको कॉपी शुरू करनी है, और नीचे वाला हिस्सा फिर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई है। जी क्लास, थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है, टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से एक एग्जांपल और है, और कंकैटिनेशन में बिल्कुल वही आउटपुट होगा। अगर एक में प्रोग्रामिंग एक में सिंप्लीफाइड आया है तो कंकैटिनेशन के बाद प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। लास्ट एग्जांपल कंपैरिजन वाला भी हमने एक फंक्शन पढ़ा था। कंपैरिजन की बात आप अच्छे से समझते हैं कि मुझे एक एक कैरेक्टर को कंपेयर कराना है। से दो स्ट्रिंग है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। कंपैरिजन के फंक्शन को अगर मैं दोनों पास करूंगा ए और बी, तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा मेरे पास या तो फॉल्स आएगा। यानी इनके जीरो आएगा तो मैं कह दूंगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, और अगर नॉट नॉट जीरो आएगा यानी कुछ और आएगा, माइनस आए या प्लस आए डजेंट मैटर, जीरो नहीं है तो मैं कह दूंगा नॉट इक्वल। यानी सिंपल वर्ड, ये फंक्शन दोनों को कंपेयर करेगा करेक्टर बाय करेक्टर। अगर मैच होते रहे तो ठीक है, मैं कहूँगा कि भाई ये इक्वेलेंट है, और अगर मैच नहीं हुए तो मैं कह दूंगा इक्वेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे डायरेक्ट चलता हूँ। तो इस फंक्शन में भी क्या किया गया, मैंने वही बात है, जीरो से स्टार्ट किया और सिंपली लूप में क्या लगा दिया कि जब तक ये दोनों करेक्टर इक्वल हैं, यानी ए की सी वाली इंडेक्स और बी की सी वाली इंडेक्स, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ एंड सो ऑन, तो ये लूप चलती रहेगी क्योंकि जब तक इक्वल है काम चल रहा है। तो और लूप के अंदर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सी को प्लस प्लस कर रहा हूँ। लूप के अंदर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सी को प्लस प्लस कर देता हूँ, तो पहले वाला पहले से कंपेयर होता है, दूसरा वाला दूसरे से कंपेयर होता है, तीसरा वाला तीसरे से, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इस लूप के अंदर मैंने एक एडिशनल इफ कंडीशन भी रखी हुई है जिसमें मैं कर रहा हूँ ब्रेक, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ब्रेक कर जाए, यानी कि फिर इंक्रीमेंट करना बंद कर दें। और ये कंडीशन क्या है कि पता चले मैं कंपेयर कर रहा हूँ और करते करते क्या हो, ए वाले स्ट्रिंग का नल करेक्टर आ जाए, यानी ए स्ट्रिंग खत्म हो जाए, या ये हो सकता है कि बी वाले स्ट्रिंग का नल करेक्टर आ जाए, बी वाला स्ट्रिंग खत्म हो जाए। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जो दो स्ट्रिंग मैंने कंपेयर करने के लिए भेजे दोनों हमेशा ही सेम हो। अगर एक डिफरेंट है, हो सकता है एक की लेंथ 4 हो तो दूसरे की लेंथ 6 हो, तो 4 वाला पहले खत्म हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, मुझे ब्रेक कर देना चाहिए। और अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ब्रेक हो गया है तो ये दोनों स्ट्रिंग जो हैं, हो सकता है सही हो सकता है सही ना हो। सही कहने का मतलब है हो सकता है दोनों इक्वेलेंट हो और हो सकता है दोनों इक्वेलेंट ना हो। क्योंकि अगर मैंने ये लिखा से दोनों में छोटा सा नाम ले लेता हूँ, अली है और दूसरे में भी अली ही है। ठीक है, अब दोनों कंपेयर हो रहे हैं और इसके आगे ठीक है नल कैरेक्टर, अंडरस्टूड सी बात है यहाँ पे है। तो ए वाला ए से मैच हुआ ठीक है, बी वाला बी से मैच हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये पहुंचा तो इधर इसको मिल गया नल कैरेक्टर, तो इसने यहाँ पे ब्रेक कर देना है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, ये दूसरी कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि और लगा हुआ है। और का मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू जनरेट करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस सूरत में देखा जाए तो इसमें तो दूसरे का भी नल आ गया था, तो और ये इक्वेलेंट है, तो मुझे बस ये कंडीशन दोबारा एंड करके चेक करनी पड़ती है कि ठीक है मैंने माना कि ए एंड हो गया है, लेकिन क्या बी भी एंड हो गया है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ए के साथ साथ बी भी एंड हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्ट्रिंग इक्वेलेंट हैं। ए के साथ साथ एंड लगाया हुआ मैंने, अगर बी भी एंड हो गया तो इक्वेलेंट है, उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, और एल्स मैं रिटर्न कर दूंगा -1 या +1, कुछ भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन ट्रू का केस है जीरो। तो अगर दोनों एंड हो गए एक साथ तो इसका मतलब दोनों की लेंथ भी सेम थी, और दोनों कंपेयर जब तक होते रहे इक्विवेलेंट रहे। लेंथ सेम होना तो पहली कंडीशन है दोनों के सेम होने के लिए।
क्योंकि एक स्ट्रिंग की लेंथ अली है तो दूसरा का आलिया हो, तो ये तो इक्वेलेंट है ही नहीं। ठीक है, अली के आगे मैं एक्स लगा दूं तो वो भी इक्वेलेंट नहीं है। तो आप ये बात समझ रहे ना कि ये कंडीशन सिर्फ ये बात को मेक श्योर कर रही है कि दोनों की लेंथ भी सेम है, क्योंकि ए एंड हो गया है तो बी भी एंड हो गया है, और दोनों एंड हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे दोनों स्ट्रिंग जब तक एंड नहीं हुए थे वो एक जैसे थे, और जैसे ही एंड हुए तो दोनों साथ एंड हुए। तो इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वेलेंट है, और ये भी बात को मेक श्योर कर रहा है कि दोनों जब तक एंड नहीं हुए सेम थे। तो सेम थे तो मैंने रिटर्न कर दिया 0। तो इस तरीके से मैं लेंथ भी लेंथ ये चेक कर सकता हूँ कि दोनों मेरे स्ट्रिंग इक्वेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, इस कंडीशन से ये मेक श्योर होता है कि ये तो एंड हो गया है, ये भी एंड हुआ है या नहीं, तो दोनों एंड होंगे तभी उस सूरत में मुझे ट्रू करना है। ठीक, तो ये आसान सा था, इसकी पता नहीं आउटपुट है या नहीं। इसका आउटपुट भी है, वही वाली एग्जांपल है, सिंप्लीफाइड, और सिंप्लीफाइड अगर मैं इसको दूंगा तो ये नॉट इक्वल देगा, और रीजन भी आपको ऑलरेडी पता है, एक में स्मॉल एस है और एक में कैपिटल एस है। तो ये इक्वेलेंट नहीं होंगे, और इक्वल होने के लिए आपको पता है ना कि कैपिटल एस इज इक्वेलेंट टू कैपिटल एस, स्मॉल एस के इक्वेलेंट नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पर तो ये दोनों मिसमैच आ जाएंगे, और यहीं पे क्या होगा, मैं लूप को ब्रेक करके यहाँ चले जाऊंगा, लूप ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, और लूप खत्म हो जाएगी तो मैं चेक करूंगा कि सी पे नल आया हुआ है, तो उस केस में इसमें नल नहीं होगा, उस केस में इसमें वैलिड इंडेक्स या कोई करेक्टर होगा, यानी कि इस केस में आया हुआ होगा। अगर इस एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर स्मॉल एस होगा, और इसके अंदर चेक किया जाए, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, जब ये वाली एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्मॉल एस होगा और यहाँ पे कैपिटल एस होगा, तो जब ये कंडीशन टेस्ट होगी तो ये इक्विवेलेंट टू नल करेक्टर है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दूंगा, -1। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एस मौजूद है, और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये नल है, तो नल तो नहीं है। इसको चेक कर रहा हूँ, इसकी चेक करने की भी जहमत नहीं करूंगा, कोई एंड गेट में एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ट्राई कीजिएगा, और यहाँ पे हमारा लेक्चर मेरा ख्याल है कि एंड हो गया है, और एग्जाम्पल नहीं थी मेरे, 4 ही एग्जाम्पल थी। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान है। ये आपको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, और ये बड़ा आसान है कि आपको चेक करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर, अगर स्ट्रिंग में आपका करेक्टर अपर केस है, और अपर केस चेक करना आपको आता है, हम शुरू में एग्जांपल कर चुके हैं, अपर केस करेक्टर को चेक करने के लिए आपको ये कंडीशन अच्छे से पता है। अगर स्ट्रिंग में कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक के हैं तो उसमें सिंपली आप 32 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल लेटर्स बन जाते हैं, क्योंकि इसमें फ़र्क सिर्फ 32 का है, दोनों नंबर्स में 32 का डिफरेंस है, यानी 65 और 92, आई थिंक 65 और 97 में 32 का फ़र्क होता है। तो अपर केस में करना हो तो -32 हो जाता है, और अगर लोअर केस में करना हो तो +32 हो जाता है अपर। ठीक है, तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर करेक्टर अपर है तो उसमें सिर्फ +32 कर दें, वरना सिंपली आगे बढ़ते जाएं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसलिए टाइम भी कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। लॉजिक हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर को मैं करता हूँ, देख लेता हूँ और नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पे हमारा कंक्लूड हो गया है, और लेक्चर के बाद आप लोगों का क्विज है, तो आप देखते रहिए। चलिए, लेक्चर तो पहले मैं वाइंड अप कर देता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।